शर्मा परिवार के आंगन में चूल्हे की आंच जल चुकी थी। बड़ी बहू मोनिका रसोई में खड़ी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। एक तरफ गैस पर चाय चढ़ी थी, दूसरी तरफ बच्चों के टिफिन तैयार हो रहे थे। साथ ही दाल भी कुकर में चढ़ा दी थी ताकि दोपहर का खाना समय पर बन सके। इतने में उसने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए और फिर आंगन में झाड़ू लगाने लगी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी, लेकिन फिर भी उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसकी यही आदत पूरे घर की जिम्मेदारियां धीरे धीरे उसके कंधों पर डाल चुकी थी। इसी घर में उसकी देवरानी अनुपमा भी रहती थी। जब वो इस घर में आई तब सबको लगा था कि अब मोनिका का हाथ बट जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अनुपमा ने शादी के कुछ ही दिनों बाद खुद को बीमार बताना शुरू कर दिया। कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी कमजोरी, कभी चक्कर। हर दिन कोई न कोई नई तकलीफ। जैसे ही काम करने की बात होती वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती। सबसे बड़ी बात ये थी कि सास शारदा देवी बिना कुछ पूछे हमेशा उसी का पक्ष लेती। अरे बेचारी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम बड़ी हो, थोड़ा समझा करो। ये वाक्य मोनिका ने इतने सालों में न जाने कितनी बार सुना था। शारदा देवी के इस व्यवहार के पीछे भी एक वजह थी। अनुपमा अपने मायके से शादी में खूब सारा दहेज लाई थी। महंगे फर्नीचर, गहने, नगद पैसे और हर त्योहार पर मायके से आने वाले महंगे उपहारों ने शारदा देवी का मन पूरी तरह जीत लिया था। इतना ही नहीं, जब भी अनुपमा अपने मायके से लौटती, अपनी सास के लिए नई साड़ी, चप्पल, मिठाई या कोई न कोई महंगा सामान जरूर लेकर आती। शारदा देवी को लगता था कि छोटी बहू उनका कितना सम्मान करती है, जबकि उन्हें यह दिखाई ही नहीं देता था कि वही बहू घर के किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती। दूसरी ओर मोनिका, जिसने इस घर को अपना सब कुछ मान लिया था, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी, बस चुपचाप हर जिम्मेदारी निभाती रहती। मोनिका का पति यश ये सब रोज देखता था। कई बार उसका मन होता कि वो माँ से खुलकर बात करे, लेकिन हर बार घर का माहौल बिगड़ने के डर से वो चुप रह जाता। वो जानता था कि उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करती है, सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे आखिर में सोती है। कई बार तो उसे खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती, फिर भी उसने कभी अपने हिस्से का दुख किसी से नहीं कहा। यही बात यश के दिल को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती थी। उस दिन भी यही हुआ। मोनिका रसोई में काम कर रही थी। उसने प्यार से आवाज़ लगाई, अनुपमा, अगर तबीयत थोड़ी ठीक हो तो ज़रा सब्जियां काट देना, मैं बाकी काम कर लेती हूँ। कमरे के अंदर से तुरंत जवाब आया, दीदी, आज तो बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर ने भी कहा है कि ज़्यादा काम मत किया करो। इतना सुनते ही शारदा देवी बोली, मोनिका, तुम भी ना देख नहीं रही कि उसकी तबीयत खराब है, हर समय उसी के पीछे पड़ी रहती हो। मोनिका ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। उसने चाकू उठाया और खुद ही सब्जियां काटने लगी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उसे क्या पता था कि अगर उसने कुछ कहा तो वही गलत साबित होगी। वो अपने मन की पीड़ा को दिल में दबाकर फिर से काम में लग गई। ये सब 10 साल की प्राची रोज देखती थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। छोटी सी उम्र में भी उसे समझ आने लगा था कि उसकी माँ के साथ अन्याय हो रहा है। उस शाम जब मोनिका थककर कमरे में बैठी थी, तब प्राची उसके पास आई। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, मम्मी, आप पूरे दिन काम करती रहती हो, आपको कभी आराम नहीं मिलता क्या? चाची कभी ठीक नहीं होंगी? मोनिका ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे, किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाते। तभी यश भी कमरे में आ गया। उसने दोनों की बातें सुन ली थी। वो गंभीर आवाज में बोला, मोनिका,
तुम आज भी वही सोच रही हो जो पिछले साल से सोच रही हो, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अनुपमा बीमार नहीं है। वो सिर्फ काम से बचने के लिए बीमारी का नाटक करती है। वो जानती है कि माँ हमेशा उसका साथ देंगी, इसीलिए उसे किसी बात का डर नहीं। मोनिका ने तुरंत कहा, ऐसा मत कहिए, अगर सच में बीमार हुई तो? यश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर सच में बीमार होती तो डॉक्टर की दवा से कभी न कभी फर्क पड़ता, लेकिन मैंने देखा है जब उसे मायके जाना होता है या बाजार घूमना होता है तब उसकी सारी बीमारी गायब हो जाती है। घंटों घूमती रहती है लेकिन घर में एक गिलास पानी भी नहीं उठाती। प्राची चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। अचानक उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दिया। उसने कहा, पापा, अगर चाची सच में नाटक करती हैं तो हमें उनकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। चाचू तो बहुत अच्छे हैं, अगर उन्हें सच पता चल गया तो वो जरूर चाची को समझाएंगे। दादी तो कभी नहीं मानेंगी, लेकिन दादू हमारी बात जरूर सुनेंगे। यश ने बेटी की तरफ देखा। उसे पहली बार लगा कि उसकी छोटी सी बेटी कितनी समझदार हो गई है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बेटा, किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाते। हमें कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे सच अपने आप सबके सामने आ जाए। प्राची ने धीरे से कहा, पापा, सच को छिपाया नहीं जा सकता। एक दिन चाची का राज जरूर खुलेगा, बस हमें सही समय का इंतजार करना होगा। मोनिका ने दोनों की बातें सुनी तो उसके मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उसने भगवान की तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मैंने इस परिवार के लिए ईमानदारी से सेवा की है तो एक दिन मेरा सच भी सबके सामने जरूर आए। मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि इस घर में न्याय हो जाए। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह मोनिका सबसे पहले उठ गई। रात को देर तक काम करने की वजह से उसके शरीर में तेज दर्द था, लेकिन फिर भी उसने बिना किसी शिकायत के रसोई संभाल ली। उसने सबसे पहले श्याम प्रसाद जी के लिए बिना चीनी की चाय बनाई, फिर शारदा देवी के लिए तुलसी वाली चाय। उसके बाद बच्चों और बाकी परिवार के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। लगातार काम करते करते उसकी हथेलियां लाल हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। दूसरी ओर अनुपमा के कमरे का दरवाजा अब भी बंद था। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन उसकी ओर से कोई हलचल नहीं थी। शारदा देवी कई बार उसके कमरे में जाकर पूछ आती, बहू तबीयत कैसी है, और हर बार अंदर से एक ही जवाब आता, मम्मी जी, आज तो रात भर तेज दर्द रहा, अभी भी शरीर बिल्कुल टूट रहा है। इतना सुनते ही शारदा देवी तुरंत लौट आती और बाहर आकर मोनिका से कहती, देखा बेचारी कितनी तकलीफ में है, भगवान जाने किसकी नज़र लग गई मेरी छोटी बहू को। नाश्ता करने के बाद जब यश और उसका छोटा भाई राहुल ऑफिस जाने लगा, तब राहुल अपने कमरे में गया। उसने बड़े प्यार से पूछा, अनुपमा, डॉक्टर के पास चलना है क्या? अगर तबीयत इतनी खराब है तो आज किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखा देते हैं। राहुल की बात सुनते ही अनुपमा कुछ पल के लिए घबरा गई। उसने तुरंत करवट बदलते हुए कहा, नहीं राहुल, आज रहने दो, अभी तो थोड़ी राहत है। डॉक्टर के पास जाने से पहले 2-3 दिन और देख लेते हैं। वैसे भी इतनी दवाइयाँ खा खा कर मैं परेशान हो गई हूँ। राहुल अपनी पत्नी की बात मानकर बाहर आ गया। दरवाजे के पास खड़े यश ने उसकी पूरी बातचीत सुन ली थी। उसे ये बात अजीब लगी कि जो औरत रोज इतनी बड़ी बीमारी का दावा करती है, वो खुद कभी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं होती। उसने राहुल से कहा, भाई, अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही तो अस्पताल में पूरी जांच करवा लो। राहुल ने उदास होकर कहा, भैया, मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन अनुपमा हर बार मना कर देती है। कहती है कि डॉक्टर भी कुछ नहीं समझ पा रहे। अब मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता।
उन दोनों भाइयों की ये बातचीत दरवाजे के पीछे खड़ी प्राची भी सुन रही थी। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी। उसने कई बार देखा था कि जैसे ही राहुल चाचा घर से बाहर जाते हैं, अनुपमा चाची धीरे धीरे उठकर आराम से मोबाइल चलाने लगती हैं। कभी ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, कभी घंटों अपनी सहेलियों से वीडियो कॉल पर बातें करती हैं, तो कभी टीवी पर सीरियल देखकर जोर जोर से हंसती हैं। लेकिन जैसे ही किसी काम की आवाज़ आती, वो तुरंत फिर से बिस्तर पर लेट जाती और कराहने लगती। छोटी होने के बावजूद प्राची के मन में अब शक यकीन में बदलने लगा था। उसने तय कर लिया कि अब वो बिना किसी से कुछ कहे चाची पर नजर रखेगी। उधर मोनिका की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दोपहर तक सारे काम निपटाने के बाद उसने सोचा कि थोड़ा बैठ जाए, लेकिन तभी शारदा देवी ने आवाज लगाई, मोनिका जरा अनुपमा के कमरे में खाना दे आओ, बेचारी उठ भी नहीं पा रही होगी। मोनिका ने थाली सजाई और कमरे में पहुंची। उसने देखा कि अनुपमा बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन जैसे ही मोनिका अंदर आई, उसने जल्दी से अपना मोबाइल तकिए के नीचे छिपा लिया। मोनिका ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर मुस्कुराकर थाली रख दी और बोली, खाना खा लेना और दवा समय पर ले लेना। अनुपमा ने भी बनावटी दर्द भरे चेहरे के साथ सिर हिला दिया। कमरे के बाहर निकलते समय मोनिका की नज़र तकिए के नीचे रखे मोबाइल पर पड़ी, जिसकी स्क्रीन अभी भी जल रही थी। उस पर किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप का पेज खुला हुआ था। मोनिका सब समझ रही थी, लेकिन फिर भी उसने किसी से एक शब्द नहीं कहा। शाम को जब राहुल ऑफिस से लौटा तो अनुपमा अचानक पूरी तरह तैयार होकर उसके सामने आ गई। उसने कहा, राहुल बाजार चलते हैं, मम्मी जी के लिए नई साड़ी लेनी है, अगले हफ्ते तीज है ना। राहुल पहले तो चौंका, फिर बोला, अरे सुबह तो तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी। अनुपमा तुरंत मुस्कुराकर बोली, हाँ, लेकिन दोपहर में दवा खाई तो थोड़ा आराम मिल गया। घर में पड़े पड़े मन भी घुट रहा था, इसीलिए सोचा थोड़ा बाहर घूम लूं। राहुल को उसकी बात में कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो खुशी खुशी उसे बाजार ले गया। लेकिन उसी समय छत पर कपड़े सुखा रही प्राची ने दोनों को हंसते मुस्कुराते घर से निकलते देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जो चाची सुबह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, वही अब बिना किसी तकलीफ के तेज तेज कदमों से चल रही थी। रात करीब 9 बजे दोनों वापस लौटे। अनुपमा के हाथों में कई बड़े बड़े शॉपिंग बैग थे। वो पूरे उत्साह से शारदा देवी को नई साड़ी दिखा रही थी। शारदा देवी भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने सबके सामने कहा, देखो मेरी छोटी बहू अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद मेरे लिए साड़ी लेकर आई है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। ये सुनकर मोनिका बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन प्राची से ये सब देखा नहीं गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। जो दिन रात इस घर के लिए अपनी सेहत की परवाह किए बिना काम करती है, उसकी कोई तारीफ नहीं करता, और जो सिर्फ उपहार देकर सबका दिल जीत लेती है, वही सबसे अच्छी बहू कहलाती है। उस रात प्राची चुपचाप अपने दादाजी के कमरे में गई। उसने उनसे सारी बातें बताई, कैसे चाची सुबह बीमार बन जाती हैं, लेकिन शाम को बाजार घूमने चली जाती हैं, कैसे वो मोबाइल चलाती हैं और काम आते ही कराने लगती हैं। राम प्रसाद जी ने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने प्राची के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, किसी पर आरोप लगाने से पहले पूरा सच जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर तुम्हारी बात सच है तो अब समय आ गया है कि इस घर में असली सच्चाई सामने आए। मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, पहले अपनी आंखों से सब देखूंगा, फिर फैसला भी ऐसा होगा जिसे कोई गलत नहीं कह सके। दादाजी के इन शब्दों ने प्राची के मन में उम्मीद जगा दी। उसे महसूस हुआ कि अब भगवान शायद उसकी माँ के वर्षों के त्याग का न्याय करने वाले हैं। अगली सुबह घर का माहौल
हमेशा की तरह सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार एक फर्क था। दादाजी चुपचाप सब पर नजर रख रहे थे। दादाजी कमरे के बाहर लगी खिड़की से उसकी हर हरकत देख चुके थे। उन्होंने साफ देखा कि जो बहू अभी कुछ पल पहले उठने की हालत में नहीं थी, वही अब आराम से बैठकर हंसते हुए किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। दोपहर के समय एक ऐसी घटना हुई जिसने दादाजी के मन में उठ रहे शक को और गहरा कर दिया। राहुल किसी जरूरी फाइल को घर पर ही भूल गया था। वो अचानक ऑफिस से वापस लौटा। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसे अंदर से अनुपमा की हंसी सुनाई दी। वो हैरान रह गया क्योंकि सुबह तो उसकी पत्नी दर्द से करा रही थी। राहुल धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही अनुपमा ने दरवाजे की आवाज़ सुनी, उसने बिजली की तेजी से मोबाइल बंद किया, बिस्तर पर लेट गई और फिर से दर्द का अभिनय करने लगी। राहुल अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि अनुपमा आंखें बंद किए करा रही है। राहुल ने पूछा, कैसी तबीयत है? अनुपमा ने धीमी आवाज में कहा, बस जैसे तैसे पड़ी हूँ, तुम आ गए, क्या हुआ? राहुल ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी फाइल लेकर वापस चला गया, लेकिन जाते जाते उसके मन में पहली बार छोटा सा सवाल जरूर पैदा हो गया। उसे लगा कि शायद भैया की बातें पूरी तरह गलत भी नहीं थी। उधर प्राची और दादाजी ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि किसी पर सीधे आरोप लगाने के बजाय ऐसा अवसर बनाया जाए जहां अनुपमा की सच्चाई अपने आप सबके सामने आ जाए। उसी शाम दादाजी ने पूरे परिवार को बुलाकर कहा, कल हमारे पुराने मित्र अपने परिवार के साथ घर आ रहे हैं। घर में मेहमान आएंगे तो सबको मिलकर काम करना होगा। मोनिका अकेले इतना काम नहीं कर पाएगी। ये सुनते ही मोनिका ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन दादाजी ने पहली बार उसे रोकते हुए कहा, नहीं बहू, इस घर की दोनों बहुएं हैं, काम भी दोनों मिलकर करेंगी। ये सुनकर अनुपमा का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। उसने तुरंत अपने सिर पर हाथ रखा और बोली, बाबूजी, मेरी तबीयत तो आप जानते ही हैं। अगर मैं काम करूंगी तो शायद अस्पताल जाना पड़ जाए। दादाजी ने बहुत शांत स्वर में कहा, अगर तबीयत सच में इतनी खराब है तो कल सुबह सबसे पहले तुम्हें शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। पूरी जांच होगी, बीमारी है तो इलाज होगा, और अगर नहीं है तो फिर घर की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेंगी। दादाजी की ये बात सुनते ही अनुपमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। पहली बार उसे महसूस हुआ कि अब बात सिर्फ बहाने बनाकर टालने वाली नहीं रही। अगर अस्पताल में पूरी जांच हुई तो उसकी बीमारी का सच सामने आ जाएगा। पूरी रात उसके मन में बेचैनी रही। वो बार बार सोचती रही कि आखिर अब क्या किया जाए। दूसरी तरफ मोनिका को ये देखकर पहली बार लगा कि शायद भगवान उसकी वर्षों की मेहनत और सहनशीलता का फल देने वाले हैं। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को मंदिर में खड़ी होकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे किसी की हार नहीं चाहिए, बस इस घर में सच की जीत हो जाए। अगर मेरी देवरानी सच में बीमार है तो उसे स्वस्थ कर दीजिए, और अगर वो झूठ बोल रही है तो उसे सही रास्ता दिखा दीजिए। लेकिन उसी रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, प्राची पानी पीने के लिए उठी। तभी उसने देखा कि अनुपमा चुपके से अपना कमरा खोलकर घर के स्टोर रूम की ओर जा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसे वो बहुत संभाल कर पकड़े हुए थी। प्राची को ये बात बेहद अजीब लगी। उसने धीरे धीरे बिना आवाज किए उसका पीछा करना शुरू किया। स्टोर रूम का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। कुछ मिनट बाद अंदर से अलमारी खुलने और कागजों के खड़कने की आवाज आने लगी। प्राची की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आधी रात को चाची स्टोर रूम में क्या कर रही हैं। तभी उसे अंदर से अनुपमा की धीमी आवाज सुनाई दी, बस कुछ दिन और, उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। प्राची के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन हो गया
कि चाची की बीमारी के पीछे सिर्फ काम चोरी नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। अगली सुबह प्राची की आंखें पूरी रात की अधूरी नींद के बावजूद बहुत जल्दी खुल गई थी। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था जब उसने आधी रात को अपनी चाची अनुपमा को स्टोर रूम में जाते हुए देखा था। वो किसी बच्चे की तरह जल्दबाजी में किसी को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन फिर उसने दादाजी की बात याद आई, बिना पूरे सच के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए उसने अपने मन को शांत किया और सामान्य व्यवहार करने लगी। उधर मोनिका हमेशा की तरह सुबह से ही काम में लगी हुई थी। उसने पूरे घर की सफाई की, नाश्ता बनाया, दादाजी की समय पर दवा दी, प्राची को स्कूल भेजा और फिर मेहमानों के आने की तैयारी में जुट गई। लगातार काम करते करते उसके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो थक गई है। उसके मन में बस यही एक इच्छा थी कि घर में आए मेहमानों को किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। उसे क्या पता था कि आज का दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के साथ साथ सबसे बड़ी खुशी भी लेकर आने वाला था। दूसरी ओर अनुपमा सुबह फिर वही पुराना नाटक शुरू कर चुकी थी। उसने कमरे से बाहर निकलते ही कराहना शुरू कर दिया, मम्मी जी, आज तो लगता है मुझसे बिस्तर से उठा भी नहीं जाएगा। पूरी रात तेज दर्द में कटी है। शारदा देवी तुरंत उसके पास पहुंची और प्यार से बोली, तो बिल्कुल काम मत करना बहू, मेहमानों की चिंता मत कर, मोनिका सब संभाल लेगी। ये सुनते ही अनुपमा ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि एक बार फिर उसका बहाना काम कर गया, लेकिन इस बार दादाजी चुप नहीं रहे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, शारदा, अगर बहू की तबीयत इतनी खराब है तो मैंने कल ही कहा था कि आज इसे डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। बीमारी को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। दादाजी की बात सुनते ही अनुपमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने तुरंत कहा, बाबूजी, आज नहीं, मेहमान आ रहे हैं, बाद में चलते हैं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, मेहमानों की चिंता मत करो, पहले इलाज जरूरी है। अनुपमा अब अंदर ही अंदर बुरी तरह घबरा चुकी थी। उसे पता था कि अगर शहर के बड़े अस्पताल में पूरी जांच हुई तो डॉक्टर साहब बता देंगे कि उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है। उसने जल्दी से बहाना बनाया, बाबूजी, अभी मेरी तबीयत पहले से थोड़ी ठीक लग रही है, शायद अब डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। दादाजी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा, इतनी जल्दी चमत्कार कैसे हो गया? वो सुनकर पूरे घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। पहली बार शारदा देवी भी चुपचाप हो गई। राहुल ने भी अपनी पत्नी की ओर सवाल भरी नज़रों से देखा। अनुपमा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस सिर झुका लिया और बात बदलने की कोशिश करने लगी। दोपहर तक मेहमान घर पहुंच गए। मोनिका अकेले ही सबकी सेवा में लगी थी। उसने मुस्कुराते हुए सबको खाना परोसा, बच्चों का ध्यान रखा, बुजुर्गों की कुर्सियां लगाई और मेहमानों का ऐसा स्वागत किया कि सभी उसकी तारीफ करने लगे। उनमें से एक बुजुर्ग महिला ने शारदा देवी से कहा, बहन जी, आपकी बड़ी बहू बहुत ही समझदार, संस्कारी और मेहनती है। आजकल ऐसी बहुएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। ये सुनकर शारदा देवी ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनके मन में पहली बार एक टीस उठी। उन्होंने देखा कि मोनिका सुबह से एक पल भी नहीं बैठी, जबकि अनुपमा अपने कमरे में आराम कर रही थी। उन्हें पहली बार लगा कि शायद उन्होंने मोनिका के साथ न्याय नहीं किया। इसी बीच प्राची चुपचाप दादाजी को स्टोर रूम के पास ले गई। उसने धीरे से कहा, दादू, कल रात चाची यहीं पर आई थी। इनके पास एक छोटा सा बैग था, मुझे लगता है उसी में कोई राज छिपा है। दादाजी ने बिना किसी शोर शराबे के स्टोर रूम का ताला खोला। अंदर जाकर उन्होंने हर चीज़ बहुत ध्यान से देखनी शुरू की। कुछ देर बाद अलमारी के पीछे रखा वही छोटा बैग उन्हें दिखाई दिया। जब उन्होंने बैग खोला तो अंदर कई डॉक्टरों की पर्चियां, कुछ दवाइयों के खाली पत्ते और कई मेडिकल रिपोर्टें रखी थी। दादाजी ने एक एक कागज़ ध्यान से पढ़ना शुरू किया।
उन रिपोर्टों में साफ लिखा था कि अनुपमा की सभी जांचें बिल्कुल सामान्य थी। डॉक्टर ने अपनी टिप्पणी में लिखा था, रोगी शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है, किसी गंभीर बीमारी का कोई प्रमाण नहीं मिला। नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम पर्याप्त है। ये पढ़ते ही दादाजी की आंखें नम हो गईं। उन्हें दुख इस बात का नहीं था कि अनुपमा स्वस्थ थी, बल्कि इस बात का था कि उसने पूरे परिवार को झूठ बोलकर अब तक धोखे में रखा। सबसे अधिक पीड़ा उसे इस बात की हुई कि उस झूठ की सबसे बड़ी कीमत मोनिका ने अपनी मेहनत, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मसम्मान से चुकाई थी। शाम को जब सभी मेहमान चले गए, तब दादाजी ने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया। उनका चेहरा पहले से अधिक गंभीर था। उन्होंने बिना कुछ कहे मेडिकल रिपोर्ट राहुल के सामने रख दी। राहुल ने जैसे जैसे रिपोर्ट पढ़ी, उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में विश्वास टूटने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, अनुपमा, ये क्या है? डॉक्टर तो लिख रहे हैं कि तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो, फिर इतने समय से तुम किस बीमारी का बहाना बनाती रही? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। शारदा देवी की नजरें भी अब अपनी छोटी बहू पर टिक गई थी। मोनिका चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि अब उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन सबको लगा कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। दादाजी शांत बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता बता रही थी कि अब इस घर में झूठ के लिए कोई जगह नहीं बची है। अनुपमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, हाँ, मैंने बीमारी का नाटक किया, लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं कि मैं कामचोर थी। इसके पीछे मेरी बहुत बड़ी गलती, मेरा घमंड और मेरी बचकानी सोच थी। मैं जानती हूँ कि आज आप सबकी नज़रों में मैं गिर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती। अनुपमा ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी कहानी शुरू कर दी। उसने बताया, जब मेरी शादी इस घर में तय हुई थी, तब मेरे मायके में सब लोग यही कहते थे कि तुमने इतने अमीर घर में शादी की है, इसीलिए तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी माँ भी बार बार यही समझाती थी कि अगर शुरू में काम करने लगोगी तो सारी जिंदगी तुमसे ही काम करवाया जाएगा। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि शादी के कुछ दिनों बाद अपनी तबीयत खराब रहने का बहाना बना लेना, ताकि घर वाले खुद तुम्हें आराम करने दे। शुरुआत में मुझे ये बात गलत लगी थी, लेकिन मैंने उनकी बात मान ली। पहले 1-2 दिन सिर दर्द का बहाना बनाया। जब देखा कि मम्मी जी मुझे काम करने के लिए नहीं कहती और भाभी बिना कुछ बोले सब संभाल लेती हैं, तो मेरा साहस बढ़ता गया। धीरे धीरे ये बहाना मेरी आदत बन गया। फिर मुझे डर लगने लगा कि अगर सच बता दूंगी तो सब मुझसे नाराज हो जाएंगे, इसीलिए मैं झूठ पर झूठ बोलती चली गई। मैं हर दिन सोचती थी कि कल से सब ठीक कर दूंगी, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। ये सुनते ही राहुल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने दुखी होकर कहा, अनुपमा, अगर तुम्हें काम नहीं आता था तो मैं खुद तुम्हें सिखा देता। अगर तुम डर रही थी तो मुझसे कहती, लेकिन तुमने मुझसे ही झूठ बोला। मैंने हर महीने तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने की बात की, तुम्हारे लिए दवाइयाँ लाया, रात रात भर तुम्हारे सिराने बैठा रहा, और तुम जानती थी कि तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है। तुमने सिर्फ माँ और पिताजी का ही नहीं, मेरा विश्वास भी तोड़ा है। राहुल की आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा टूटे हुए विश्वास का दर्द था। अनुपमा सिर झुकाकर रोती रही। उसके पास अपने पति के सवालों का कोई जवाब नहीं था। इतने में शारदा देवी की नज़र मोनिका पर पड़ी। उन्होंने देखा कि मोनिका चुपचाप खड़ी थी, जैसे ये मामला उससे जुड़ा ही ना हो। लेकिन अगले ही पल शारदा देवी की आंखों के सामने पिछले दिनों की एक एक बात घूमने लगी। वो दिन जब मोनिका तेज बुखार में भी रसोई में खड़ी रही थी, वो रात जब उसकी कमर में दर्द था, फिर भी उसने सबके कपड़े धोए थे।
वो समय जब उसने कभी अपने लिए नई साड़ी नहीं मांगी, लेकिन उसके लिए त्योहार की तैयारी की। उन्हें याद आया कि कितनी बार उन्होंने मोनिका की मेहनत को नज़रअंदाज करके अनुपमा का पक्ष लिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मायके से उपहार लेकर आती थी। शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे धीरे मोनिका के पास पहुंची और सबके सामने उसके हाथ पकड़ लिए। कांपती हुई आवाज़ में बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने तेरे त्याग को कभी नहीं देखा। मैं छोटी बहू के लाए हुए सामान में इतनी अंधी हो गई कि तेरे मन का दर्द कभी समझ ही नहीं पाई। आज अगर भगवान मुझे एक मौका दे रहे हैं तो मैं अपने इस अपराध का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मोनिका की आंखें भी भर आई। उसने तुरंत अपनी सास के हाथ पकड़ लिए और बोली, मम्मी जी आप मुझसे बड़ी हैं, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। परिवार में अगर एक दूसरे को माफ़ करना छोड़ दें तो घर कभी घर नहीं रह सकता। जो बीत गया उसे भूल जाइए। मुझे बस इतनी खुशी है कि आज इस घर में सच सामने आ गया। मैं नहीं चाहती कि इस बात की वजह से हमारा घर टूटे। मोनिका के इन शब्दों ने वहाँ मौजूद हर व्यक्ति का सिर झुका दिया। जिसने सबसे ज़्यादा दर्द सहा वही सबसे पहले सबको माफ़ करने के लिए तैयार थी। अनुपमा मोनिका के पैरों में बैठ गई। वो फूट फूट कर रोते हुए बोली, भाभी मैंने आपका सबसे ज़्यादा नुकसान किया। आपने कभी मुझे एक कठोर शब्द तक नहीं कहा, लेकिन मैंने आपको नौकरानी की तरह काम करने दिया। मैं अपने घमंड और आलस में इतनी अंधी हो गई थी कि आपका दर्द कभी देख ही नहीं पाई। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद आपके साथ हर काम करूँगी और अपने व्यवहार से आपका विश्वास जीतने की कोशिश करूँगी। मोनिका ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उसने कहा, गलती केवल करने वाला नहीं होता, गलती मानने वाला बड़ा होता है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही सबसे बड़ी बात है। उस दिन के बाद शर्मा परिवार का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब सुबह रसोई में मोनिका अकेली नहीं होती थी। अनुपमा उनके साथ चाय बनाती, सब्जियां काटती, घर की साफ सफाई करती और सास ससुर की सेवा में बराबर हाथ बटाती। राहुल अपनी पत्नी में आया बदलाव देखकर बहुत खुश था। शारदा देवी भी अब दोनों बहुओं के साथ एक जैसा व्यवहार करने लगी थी। वो अक्सर पड़ोस की महिलाओं से कहती, बहू की कीमत उसके दहेज से नहीं, उसके संस्कार और त्याग से होनी चाहिए। मैंने ये बात बहुत देर से सीखी, लेकिन अब कभी ये गलती नहीं दोहराऊंगी। श्याम प्रसाद जी जब भी पूरे परिवार को एक साथ हंसते बोलते देखते तो उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती। उन्हें लगता था कि सच ने भले ही कुछ समय के लिए सबको रुलाया हो, लेकिन उसी सच ने इस बिखरते हुए परिवार को फिर से जोड़ भी दिया। समय बीतता गया। अब घर में पहली जैसी कड़वाहट नहीं थी। मोनिका के चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई थी। प्राची अपनी माँ को खुश देखकर सबसे ज़्यादा खुश रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी आपने बदला नहीं लिया फिर भी आप जीत गईं। मोनिका मुस्कुराई और बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा बदला लेने से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन माफ़ करने से रिश्ते जुड़ते हैं। सच की जीत हमेशा होती है, बस उसके लिए धैर्य और अच्छे कर्मों की ज़रूरत होती है। उस दिन पूरा परिवार मंदिर गया। सबने मिलकर भगवान के सामने सिर झुकाया। किसी ने धन नहीं मांगा, किसी ने सुख नहीं मांगा। सबने बस यही प्रार्थना की कि उनके घर में हमेशा विश्वास, प्रेम और सच्चाई बनी रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि झूठ चाहे कितना ही क्यों ना छिपा रहे, एक दिन उसका राज जरूर खुलता है। और उस दिन जीत हमेशा सच्चाई और अच्छे परिवारों की होती है। एक दिन उसका राज जरूर खुलता है और उस दिन जीत हमेशा सच्चाई और अच्छे संस्कारों की ही होती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।